सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। तो हम हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ अ बायोलॉजी? बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो बायोलॉजिकली बेसिकली क्या, एक ऑर्गेनिज्म की लिविंग के बारे में देखना, उसके अडेप्टेशन के बारे में देखना, उसकी बेसिक नीड के बारे में देखना है एंड उसकी लाइफ स्पेंड करने की जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करना, वो हम सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंडर करते हैं। तो अर्ली मैन ने हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ लिविंग एंड सेकंड इज़ नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग होते हैं वो एबायोटिक होते हैं और इनएनिमेट होते हैं। जो लिविंग होते हैं उसे हम बायोटिक या इनएनिमेट भी बोलते हैं। लिविंग के एग्जांपल क्या होते हैं? प्लांट एंड एनिमल। एंड नॉन लिविंग के एग्जांपल होते हैं विंड, सी, फायर। ठीक है। अब हमारी बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने दो व्यू हमें प्रेफर किए, जिसमें से एक था एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू एंड दूसरा था बायोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है? ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर मानता है, वो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म को इन्फीरियर मानता है, यानी वो अपने आप में मस्त रहता है, वो अपने आप को राजा समझता है और दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ समझता ही नहीं। तो इसलिए उसने उनके बारे में नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं समझी और जो उसकी नॉलेज थी वो बिल्कुल लिमिटेड रही। ठीक है। और दूसरा आता है बायोसेंट्रिक व्यू। बायोसेंट्रिक व्यू में क्या करता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं और हम अगर हर चीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे तो हम उसकी समझ सकेंगे, ये ऑर्गेनिज्म किस काम आएगा, ये प्लांट किस काम आएगा। हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इक्वली कंसिडर करेंगे तो हमारी नॉलेज है वो ज़्यादा बूस्ट होएगी, मोर प्रोग्रेस होएगी बायोलॉजिकल नॉलेज में। तो बेसिकली एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से बायोसेंट्रिक व्यू बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज़। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ वो होती है जो विद इन जनरेशन के बीच में मिले, जैसे कि अपन का भाई और अपने बीच में जो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है वो हम हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी कहते हैं, यानी विद इन जनरेशन, सेम जनरेशन के बीच में जो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है हम उसे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी बोलते हैं, यानी इंट्रा जनरेशन। ठीक है। और दूसरी साइड आती है वर्टिकल सिमिलैरिटीज़। वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? जो अपने पेरेंट्स और हमारे बीच में दिखती है, यानी जो हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में दिखती है, एक जनरेशन गैप हो जाता है। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू जनरेशन, उसको हम बोलते हैं इंटर जनरेशन। ठीक है। ये हमारी चैप्टर शुरू होने से पहले एनसीईआरटी के फ्रंट 2 पेजेस पे दी गई इन्फॉर्मेशन है, जो हम हर बारी स्किप कर देते हैं, चाहे हमने कितनी बारी भी एनसीईआरटी क्यों ना पढ़ी हो। अब हम देखते हैं सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में। सर अर्नेस्ट मेयर के लाइफ में 100 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रखता था। ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 1904 में एंड इनकी डेथ हुई थी 2004 में। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने करंटली एक्सेप्टेड एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी दिया था। जब भी 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनेगी उसमें अर्नेस्ट मेयर का नाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, लिस्टेड अमंग टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। जब भी टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनेगी उसमें सर अर्नेस्ट मेयर का नाम ज़रूर चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि इन्होंने ट्रिपल क्राउन जीता था, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये बोलते हैं जिसके पास से ट्रिपल क्राउन होता है उसके सिर पर बायोलॉजी का ताज होता है। अब इनके पास 3 कौन कौन से प्राइज़ थे? एक था बाल्जियन प्राइज़, दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड थर्ड इज़ क्रेफूड प्राइज़। बेसिकली आपको इनकी डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कौन सा प्राइज़ मिला था, बस ये याद रख लेना कि इनको ट्रिपल क्राउन मिला था। ठीक है। सर अर्नेस्ट मेयर गिव करंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। सर अर्नेस्ट मेयर ने क्या किया था? जो अभी आज के टाइम पे करंटली एक्सेप्टेड जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो दिया था। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है अगर सेम स्पीसीज ब्रीड करने की कोशिश करें तो उनका जो ऑफस्प्रिंग है, जो उनका बच्चा जो पैदा होएगा वो फर्टाइल पैदा होएगा। अगर डिफरेंट स्पीसीज अगर डिफरेंट स्पीसीज ब्रीड करने की कोशिश करें तो उनकी जो प्रोजेनी है, उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो स्टाइल पैदा होएगा। जैसे कि म्यूल और हिन्नी का आपने एग्जाम्पल पढ़ा ही होएगा। तो ये थी हमारे चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हम हर बार स्किप ही करते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या होता है?
यहाँ से हमारे चैप्टर की असली शुरुआत होती है। तो लिविंग क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टी मिलती है, सेल्फ रेगुलेशन की प्रॉपर्टी मिलती है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्ड कर सके, जिसमें सेल्फ इवॉल्विंग की प्रॉपर्टी होए, यानी जो वह ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को हील करने की एबिलिटी रखता होए, जो एक्सटर्नल स्टिमुलेट को रिस्पॉन्ड करता है। अगर उसको ठंड लग रही है तो वो गर्मी में जाके बैठ सकता है, अगर उसको गर्मी लग रही है तो वो ठंड में जाके बैठ सकता है, उसको प्यास लग रही है तो वो पानी पी सकता है। वो मतलब खुद को एक अडेप्ट कर सकता है अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से जीने के लिए। उसमें सेल्फ रेगुलेशन की भी कैपेसिटी होती है और सेल्फ इवॉल्विंग की भी कैपेसिटी होती है। तो हर एक चीज़ को, हर एक लिविंग चीज़ में हम दो फीचर्स देखते हैं जिससे हम डिसाइड कर सकें ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसके लिए हमारे पास टू फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर एंड सेकंड वन इज़ डिफाइनिंग फीचर। करेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होता है? ऑल फीचर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्टरिस्टिक फीचर होता है हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी मिल सकते हैं। हम कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर हो भी सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर नहीं भी होंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रेस्पिरेशन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो लिविंग है लेकिन वो एनारोबिक है, कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे भी हैं जो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक लिमिटेड ग्रोथ ही दिखाते हैं। तो इसलिए हम इसको करेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं, यानी जिनके साथ कुछ एक्सेप्शन भी मिल सके। अब हम देखते हैं हमारे डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं और एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डेफिनेटली प्रेजेंट होने चाहिए। सच कैरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। विद एक्सेप्शन नहीं बेटा, विदाउट एक्सेप्शन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। Such characteristic features present in all living organism without exception, जो कि बिना किसी एक्सेप्शन के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होए और एक भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना मिले, नॉट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये तीन ऐसे फीचर है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे ही मिलेंगे और एक भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं हर एक फीचर को कि ये क्यों डिफाइनिंग फीचर है, ये क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रोथ या जो ढंग से डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो ग्रोथ होती है इंक्रीज इन मास या फिर इंक्रीज इन नंबर। एक तो सेल का साइज बढ़े और एक सेल के नंबर्स बढ़े, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, बट ये हम ग्रोथ में ही कंसिडर करते हैं। व्हेन एनाबॉलिज्म इज़ ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, ठीक है, उस टाइम पे हमारी ग्रोथ होएगी ज़्यादा, ठीक है। एंड व्हेन कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हुई एनाबॉलिज्म से, उस टाइम हमारी ग्रोथ होएगी बहुत कम, यानी हम डी ग्रोथ भी बोल सकते हैं। और जब हमारे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इक्वल हो जाए तब हम उसको बोल सकते हैं कि कोई ग्रोथ हुई नहीं, यानी जितने सेल बने उतने ही सेल टूट भी गए, तो कोई ग्रोथ हुई नहीं। अगर सेल टूटेंगे ज़्यादा मात्रा में, अगर बनेंगे कम मात्रा में, तो हम उसको बोल देंगे डी ग्रोथ हुई है। अगर सेल हमारे ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, एनाबॉलिज्म होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म बहुत कम होता तो है ही कैटाबॉलिज्म, लेकिन बिल्कुल ही माइन्यूट नेग्लिजिबल होता है, तब हम उसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। प्लांट शो अनलिमिटेड ग्रोथ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हमारे फर्दर चैप्टर्स की बात है, लेकिन हम हमारे ग्रोथ के टॉपिक में भी एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ हमारी टू टाइप्स की होती है, इंट्रेंसिक ग्रोथ एंड एक्सटेंसिक ग्रोथ। इंट्रेंसिक ग्रोथ वो होती है जो एक बॉडी के अंदर से हो, यानी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंट्रेंसिकली ग्रो करते हैं। जो हमारे माउंटेन्स है, सैंड ड्यून्स है, वो एक्सटेंसिक ग्रोथ करते हैं, यानी एक बॉडी के ऊपर जो मैटर है वो एक्यूमुलेट होए, उसका मास बाहर की तरफ से इंक्रीज होए, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक्सटेंसिव ग्रोथ दिखाती है, जैसे कि सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स। तो इसीलिए अब नॉन लिविंग सैंड ड्यून, माउंटेन्स तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो भी ग्रोथ दिखाते हैं, तो इसलिए ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, क्योंकि ये लिविंग में तो है लेकिन नॉन लिविंग
थिंग्स भी ग्रो करती है, इसलिए हमारा ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बट जबकि हमारा इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। हमारे नीट में या फिर नर्सिंग में ऐसे ही एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन सा फैक्टर है, डिफाइनिंग फैक्टर है या फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फैक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रोथ इज़ डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अगर ये पूछा जाए ओनली ग्रोथ दी जाए तो वो है नॉन डिफाइनिंग फीचर, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ पूछी जाए तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बाय पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोड्यूस, यानी हमसे एक नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, बारी बारी एक नेक्स्ट जनरेशन उससे नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, यानी ऑफस्प्रिंग पैदा करना। वो अगर सिमिलर ज़्यादा होंगे तो वो एसेक्सुअल होंगे, और वो कम सिमिलर होंगे तो वो सेक्सुअल में होंगे। मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, अब हमारा रिप्रोडक्शन होता है टू टाइप्स का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंट्स की नीड होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होता है। ठीक है, इसमें टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, यानी गैमेट का फ्यूजन होगा भी और नहीं भी होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि होगा ही होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन मैंडेटरी होती है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो मोर सिमिलर होते हैं, हम उसको क्लोन भी बोलते हैं। क्लोन क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली कॉपी टू दी पेरेंट्स। एंड दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलैरिटीज़ है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारा जीनोम है, डीएनए है, वो टू पेरेंट्स का होता है, हाफ तो पेरेंट्स से आता है और हाफ हमारा होता है, तो उसमें सिमिलैरिटीज़ थोड़ी कम दिखाई देती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब सभी ऑर्गेनिज्म तो नहीं रिप्रोड्यूस करते, जैसे कि वर्कर्स बी है, म्यूल है, हिन्नी है, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या बेसिकली हुआ, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग करेक्टर नहीं हुआ, क्योंकि ये नॉन लिविंग में तो नहीं होता, बट सारे लिविंग में भी तो कहाँ प्रेजेंट होता है, कुछ एक्सेप्शन है ना इसके, तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, सेलुलर एक्टिविटी होती है, एक रिएक्शन को परफॉर्म करने की एक्टिविटी होती है, सेल को बनाने की और उसको ब्रेक डाउन करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ऑर्गेनिजमिक बॉडी। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म इन विट्रो। Such reaction is similar to the reaction in our body. They are living reaction. अब ये बोलता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हुए हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बट वही रिएक्शन हम इन विट्रो यानी किसी टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकते हैं, बट हम वो टेस्ट ट्यूब में एक सिंगल रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है। एक टेस्ट ट्यूब में एक सिंगल रिएक्शन ही परफॉर्म हो सकती है, उसके लिए भी हमें रिएक्टेंट चाहिए होएगा, कुछ चीज़ें हमें पहले से ही तैयार करके रखनी पड़ेगी टेस्ट ट्यूब में, तभी जाके वो लिविंग रिएक्शन परफॉर्म होएगी। जबकि ऑर्गेनिजमिक बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें कोई एंजाइम देना पड़ेगा, ना हमें कोई मीडिएटर देना पड़ेगा, सारी रिएक्शन अपने आप ही हो रही है। और जो हमारे अंदर रिएक्शन हो रही है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि टेस्ट ट्यूब में हम सिंगल रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जो हम एक सिंगल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं वो रिएक्शन तो लिविंग है, बट वो सिस्टम नॉन लिविंग है। इसलिए मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइनिंग फीचर्स, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म मिलेगा ही मिलेगा, और जो बाहर होएगी वो नॉन लिविंग सिस्टम होएगा, तो इसलिए वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। सॉरी, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है। क्यों है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है सारे ऑर्गेनिज्म में। अब कॉन्शियसनेस क्या होती है? अपने सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होएगा, हम उसको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम उससे कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, ये सारी चीज़ें हम कॉन्शियसनेस में देखते हैं। अब ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे जो प्रेजेंट है वो कॉन्शियसनेस है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहता है ओनली शोन बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है, टू अवेयर देम सेल्फ। अब ह्यूमन बींग्स है वो अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है। अगर हम आज नहीं पढ़े, हमारा नीट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होया, अगर आज हम नहीं पढ़े तो हमारा नर्सिंग का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होएगा, तो ह्यूमन बींग्स को सारी चीज़ें करनी है, तो वो अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग फीचर है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। आज के दिन में जितनी भी लिविंग स्पीसीज है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, यानी उनका जो डीएनए है वो आपस में बहुत ज़्यादा डीएनए या आरएनए है वो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस हमें उसमें देखने को मिलेंगे। तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से हमारा आरएनए बनता है, न्यूक्लिक एसिड से ही हमारा डीएनए बनता है। एक ऑक्सीजन की फेयर प्लेट से आरएनए और डीएनए बनता है, ठीक है। इवन सम ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन, सच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सट्रीमोफाइल। हमारे अर्थ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, और हमारी स्पीसीज़ वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे जो स्पीसीज़ मिलती है हम उसको थर्मोफिलिक कहते हैं, और जो ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में जो हमारी स्पीसीज़ मिलती है हम उसको एसिडोफिलिक कहते हैं। जो हमारी ज़्यादा साल्ट वाले एरिया पे जो स्पीसीज़ मिलती है हम उसको हेलोफाइल्स बोलते हैं। अब हमारी इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ है तो उसमें कुछ इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? दो स्पीसीज़ के बीच में मार खाने की भावना रखना, और कोऑपरेशन क्या होता है? दो स्पीसीज़ को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना। जैसे कि शेर और हिरन है, उनमें तो कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलेगा हमें, और कोऑपरेशन यानी वह दो स्पीसीज़ जिसमें आपस में कोऑपरेशन करके सर्वाइव करें, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म कैन सीन बाय सम ऑर्गेनिज्म ओनली सीन बाय माइक्रोस्कोप, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन वी इंक्रीज आवर एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन द नंबर ऑफ स्पीसीज विल बी मोर। इंक्रीज आवर एरिया द नंबर ऑफ स्पीसीज विल बी मोर, यानी ये क्या कहना चाहता है? जब हम हमारे ऑब्जर्वेशन के एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज़ भी इंक्रीज होएगी। अगर हम स्मॉल एरिया में रिसर्च करें, स्पीसीज़ को देखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ को ढूंढें तो उस स्पीसीज़ का नंबर कम मिलेगा। अगर हम लार्ज एरिया में अगर अपने एरिया को बढ़ा दें हम, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज़ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें। एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन सी रिप्रेजेंट स्पीसीज़। हम हर तरह के ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, वो अपने आप में एक स्पीसीज़ होता है, एक स्पीसीज़ का ही हिस्सा होता है वो उसकी एक अलग स्पीसीज़ होती है। टिल डेट वी हैव 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़, जिसको हम हमारी बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ का मतलब उस तरह से 18 लाख स्पीसीज